welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Indikhabad. Today I am taking lecture on the topic of carbon ion in chemistry. आ जाइए बच्चों, पढ़ाते हैं आप लोगों को। जो है वैसे तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चों को ऑर्गेनिक जो है पढ़ानी पड़ रही है। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं कार्बन आयन। ठीक है, हाँ नए पेज से, नई हेडिंग नए पेज से डालो। हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे ना। क्वेश्चन जब कराएंगे फिर कहाँ करोगे, इधर उधर करोगे जो है। चलो आ जाओ, कार्बन आयन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा फिजन? प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलिटिक। तो हेटेरोलिटिक फिजन से दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, नाम बताओ। एक कार्बोकेटायन, एक कार्बन आयन। होमोलिटिक फिजन से क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ठीक, अब आइए दूसरा पॉइंट, निगेटिव कार्बन हैव निगेटिव चार्ज। ये पहचान लोगे तुम लोग? ये क्या है? हाँ मिथाइल कार्बन आयन। वहां पे क्या नाम दिया था हम लोगों ने? कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज था तो हमने नाम क्या दिया था? मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे चार्ज क्या है तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बन आयन है, मिथाइल कार्बन। ठीक, जब निगेटिव चार्ज है तो क्या कहेंगे? मिथाइल। ठीक है बच्चों, आ जाओ, हम लोग कार्बन आयन पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। कार्बन आयन, इट इज कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, और होमोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता था बच्चों? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पे ऑड इलेक्ट्रॉन आते थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, और आउटर मोस्ट में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन यानी हम लोग कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा बोलते हैं, अगर इवन है तो ठीक क्या बोलेंगे? डाया बोलेंगे। क्लियर? यहाँ एक फार्मूला बनने वाला है 786 का, नहीं समझे? 7 इलेक्ट्रॉन इन फ्री रेडिकल, 8 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन आयन, 6 इलेक्ट्रॉन इन कार्बोकेटायन। समझ गए? आओ पढ़ते हैं। अब ये देखिए, कार्बन आयन हेटेरोलिटिक फिजन से कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन तो हमने पढ़ लिया, ये देख भी लो, CH3+। ठीक, अब कार्बन आयन की अगर बात हो तो ये क्या है बच्चों? कार्बन आयन। अब कार्बन आयन पे एक निगेटिव चार्ज, तो हम लोग ये इसको क्या कहते हैं? मिथाइल, तो मिथाइल कार्बन आयन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसके कितने हैं बच्चों? इसके 2 2 2। और ये निगेटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 लोन पेयर, या कहें 2 इलेक्ट्रॉन को, याद रखना आज के बाद। ठीक है, अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 या sp3? sp3। sp3 को क्या कहेंगे? एक लोन पेयर है, नहीं पिरामिडल। प्रैक्टिस कम है बेटा, प्रैक्टिस करिए।
पिरामिडल। क्या कहेंगे? पिरामिडल कहेंगे ना। अमोनिया लाइक स्ट्रक्चर NH3 पिरामिडल होता है, एक लोन पेयर के साथ 3 बॉन्ड पेयर। ठीक, समझ गए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? वेरी गुड, 109 डिग्री। लेकिन 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 याद रखना, मैंने बताया था आप लोगों को सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ होता है? लोन लाला लाला लंबी। ये भी तुम याद नहीं कर पाए मामू अभी तक। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन बच्चों, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, लाला लंबी बेबी। तो यहाँ पे लोन पेयर एक प्रेजेंस होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा रिपल करेगा, यानी 109 डिग्री से घट के 108 थोड़ा सा कम होगा। एक लोन पेयर से मानते हैं 2 to 2.5 डिग्री कम होता है, ये मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम समझ जाना कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, 109 डिग्री से कम आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेस देन 109 डिग्री। जब केमिकल, हाँ ठीक, क्लियर है बच्चों। अब जैसे अगर वाटर की बात करें, वाटर में पता क्या होता है? ये देख लो यहाँ पे, ये दिख रहा है इसमें वाटर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा मामू, बताओ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 स्ट्रक्चर का नाम बना हुआ है उसी तरह, वी शेप या हम कहें बेंड शेप। अब यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा, तो रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि इसका बॉन्ड एंगल sp3 अगर है तो कितना होना चाहिए नॉर्मल? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इतना रिपल्शन होता है यहाँ पर कि 106 डिग्री बचता है। कितना? 106 डिग्री। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए जिसमें लोन सिर्फ एक जगह पूरी केमिस्ट्री में लोन पेयर रिपल्सन ना होके जो है वहाँ एल्काइल ग्रुप का रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। कोई बता सकता है? पूरी केमिस्ट्री में एक जगह ऐसा होता है कि वहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, और वहाँ पे बॉन्ड एंगल घटने के बजाय बढ़ जाता है। बता दें? बता दें। इसका नाम सुना है? क्या है ये? ईस्टर है? ईथर है। क्या है ये? ईथर। अब ईथर में लोन पेयर कितने? 2। क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3। बॉन्ड एंगल नॉर्मल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री होता है, बढ़ गया। क्यों? पूछो क्यों? वो यूं क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप ज्यादा हैवी थे। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रिपल किया। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। याद रखना, ईथर एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये कभी भी नीट में आ सकता है। यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बॉन्ड एंगल 111 डिग्री का हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये पॉइंट आज के बाद मत भूलना मामू। एक ही जगह है, हाँ, चीथर ईथर सही। हमने कहा क्या अगर ऊपर वाले लगाते हैं नीचे आते हैं, नीचे वाले नहीं लगाते हैं।
ये हम ऐसे बना दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल जब बनाएंगे तो दूसरी तरीके से होता है, ठीक। लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, नॉर्मली शो करते हैं, ठीक है। क्लियर? बताइए भाई। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अब बताओ यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह? न्यूक्लियोफाइल लिखो। इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन आयन है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या है, इसके फिल हैं। तो जब फिल हैं तो दे सकता है ना, देना चाहेगा। तो लिखो न्यूक्लियोफाइल क्या है? इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? रिच सिस्टम। दूसरा पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन, इसी से तुम सब कुछ, इसी का खेल है। अगर ये डायग्राम बनाना जान गए तो सब लिख ले जाओगे। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, ठीक है। एक पॉइंट लिखिए नोट करके, नोट करके एक पॉइंट लिखिए। नोट करके एक पॉइंट लिखिए। लिखिए कि इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन, if lone pair participate in resonance, if lone pair participate in resonance or back bonding, if lone pair participate in, if lone pair participate in resonance or back bonding, then lone pair is not considered in hybridization. Then lone pair not consider in hybridization. किस में नहीं कंसीडर किया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। बताइए यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp2 इसका sp2 कह रहे हैं और इसका ऊपर वाले का कोई कह रहा है sp3 होगा, नीचे वाले का किसकी बात सही मानी जाए? आमिर भाई बताइए। sp3 क्यों हो रहा है? हाँ, तो एक निगेटिव चार्ज किस तरह बिहेव कर रहा है? तो बताइए यहाँ पे 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर ले रहा है किसमें? रेजोनेंस में। तो ये भाग लिया, क्या लिया? भाग लिया। अब 2 में नहीं निकल रहा है, भाग लिया से, हाँ भाग लिया। तो ये तो बचा नहीं, कितना बचा? 3 सिग्मा के लिए sp2। ये स्टार बना लेना, यही तो याद रखना है तुम्हें, इसलिए कार्बोकेटायन में भी बताया था ताकि याद रह जाए। अगला पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। लीरे नरी ना 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 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी आवाज हमारा चैनल। आइए, हो गया। आइए एक पॉइंट और लिखवाते हैं। ये सबने लिख लिया, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन लिखने में काउंट नोट करके लिखा था। एक अब जैसे देखिए, अगर तुमसे कह रहा है कि कार्बन आयन है,
क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या बताओगे? sp3। अगर कह रहा है कंजुगेटेड कार्बन आयन है, sp2। हाँ वही कि उसने पार्टिसिपेट कर लिया है किससे? हाँ जैसे देखो ये इसका बताओ जरा। sp2 बताओ भाई दो। क्या होगा? sp2। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़िए। sp2 और प्लेनर यही कह सकते हैं। अच्छा अब बता दो, चलो अब बताओ। हाँ sp3 क्या होगा? sp3 यानी समझ गए। पीछे तक बात ज़्यादा समझ में आ रही है। रागिब मोटे तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा है कि बस हम जा रहा सब? चलिए अगला लिखिए स्टेबिलिटी। नहीं, एक पॉइंट और लिख लो। कार्बन आयन, कार्बन आयन, ये पॉइंट तुम लोग सहमत हो गए। लिखो कार्बन आयन आर आइसो स्ट्रक्चरल विद अमोनिया। क्या ये बात सही है? कार्बन आयन आर आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर क्या हो? सिमिलर। ये देखिए मैंने अमोनिया बना दिया, ये अमोनिया है, ये है। देखिए H H H निगेटिव चार्ज, इसका बना दिया हमने। चाहे ये लिख दें हम निगेटिव चार्ज, तो इसका sp3 एक लोन पेयर क्या होगा? इसका इसका भी एक लोन पेयर स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है सभी को? चलिए अगला लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिखिए वही कि कैसे होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल और क्या होगा? फिनाइल। बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल और फिनाइल। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। ठीक, हमेशा वर्ड मोस्ट हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल, फिर प्राइमरी रेडिकल। हम लोगों ने कार्बोकेटायन में क्या पढ़ा था? टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर हम लोग कार्बोकेटायन की बात करें, लेकिन कार्बन आयन में इसका उल्टा होता है। ठीक है ना? प्राइमरी मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। क्यों? इसका रीज़न हम तब समझेंगे जब हम पढ़ा देंगे आपको प्लस आई माइनस आई तब। ठीक है ना? अभी फिलहाल के लिए लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हम सबसे ज़्यादा होगा बेंजाइल का। बस डिफरेंस कहाँ आता है वो देख लो। एलाइल, अब क्या था? एल्काइल। एल्काइल में कौन? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल, विनाइल, फिनाइल। ठीक, ये चलेगा। लिख लो, फटाफट लिखो। नहीं, इसमें भी कुछ गड़बड़ होता है। हाँ, बेंजाइल, एलाइल, एलाइल नहीं, इसके पहले विनाइल आता है, इसमें पलट जाता है ऑर्डर। रुक जाओ, बेंजाइल के बाद आता है विनाइल। क्यों? बेंजाइल, एलाइल, हाँ बेंजाइल, एलाइल, एलाइल रहेगा,
बेंजाइल एलाइल, इसके बाद ये आ जाता है विनाइल, देन अल्काइल यानी प्राइमरी अल्काइल, है ना सही? अब क्यों अल्काइल और टर्शियरी अल्काइल, बताओ सिलकर सही है ना? अब ये लिखना, ऑर्डर पलट जाता है, यही याद रखना है बस। बेंजाइल, एलाइल, विनाइल, प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल और टर्शियरी, ठीक है? ये आईपीएमटी में आ चुका है, लिख लेना, ठीक है? याद रखना, विनाइल और अल्काइल वाला आ चुका है, ये आईपीएमटी में आ चुका है। ये आईपीएमटी होता था 16 में शायद आया था। अब बस इतना ही होता है, ठीक है? बाकी ये सब में वही ऑर्डर चलेगा, 3 to 1, 3 to 1, ठीक है? बस यहीं पे ऑर्डर चेंज होता है 1 to 3। तो हम लोग समरी कर लेते हैं तीनों की, फ्री रेडिकल की। एक वो बनाओ टेबल फटाफट, पहले लिखो फ्री रेडिकल क्यों होता है, ये हम लोग समझेंगे आगे जब सब पढ़ा लेंगे तब। एक तरफ लिखो फ्री रेडिकल, देखो यहाँ दिख रहा है उसमें फ्री रेडिकल। देन क्या पढ़ा था हमने? कार्बोकेटायन। देन पहला पॉइंट आप लोग लिखिए 786, आप लोग अलग बना लीजिएगा। फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कार्बोकेटायन में 6, कार्बोनाइन में, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, पैरा है या डाया? पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक, ये क्या है? डायामैग्नेटिक, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और कार्बोकेटायनर क्या होगा? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं कमी है? क्या कहोगे इसको? क्या कहोगे? इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझ पाए? ये लिखिए एक और पॉइंट, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ फटाफट। फ्री रेडिकल में का 3 to, इसमें बताओ 3 to, इसमें क्लियर है? एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें बताओ कितने ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने बॉन्ड? कितने? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। अब लिखो एक पॉइंट और लास्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट इन कार्बन आयन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन, हाँ, कि मतलब कार्बन आयन किस किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना। 4 ही 5 रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, और भी हैं लेकिन हमारे सिलेबस में यही है। लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये लिख लिया सभी ने?
लिख लो, आराम से लिख लो। ये समराइज कर दिया है, कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन आयन पे, ठीक है ना। फिर कार्बिन पढ़ाएंगे और उसके बाद हम पढ़ा देंगे आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। देन हम स्टार्ट करेंगे प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर। यहाँ से मज़ा आएगी, ऑर्गेनिक की फील आएगी आपको। अगर ये पढ़ लिया ऑर्गेनिक तो मज़ा आएगी, वरना फिर ऐसे ही रह जाओगे, कुछ समझ नहीं पाओगे। कौन सा बॉन्ड कहाँ से टूट रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, बस ऐसे ही कहोगे। इतना प्यारा लिखा है, नोट डाउन कर लो। हो गया? लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन। या लिखो कार्बन आयन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच रिएक्शन, कैसे भी कर लो। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, उसका नाम लिखो। लिखो कार्बन आयन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट इन, पहला लिखो, लिखना पैक सी डी। क्या याद करना? पैक सी डी। पैक सी डी। लिखो पर्किन रिएक्शन, बस नाम लिख लो, भी बाद में पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक। डिहाइड्रो डी कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस सिंथेसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये इतनी रिएक्शन आप याद करिए कि जहाँ इंटरमीडिएट क्या बनता है, क्या बनता है? कार्बन आयन। बोलो पर्किन, पर्किन। बोलो पैक सीडी, पैक सीडी। पर्किन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, डीकार्बोक्सिलेशन। अभी बस नाम याद रखिए आप, यहाँ लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ लिखा रहेगा। जब पढ़ाऊँगा वहाँ तो पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बताइए भाई, क्लियर? पैक सी डी, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन किस किस जगह बनता है? पैक सी डी। क्या याद रखोगे? और फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बनता था? बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और ओजोन लेयर डिप्लीशन, पायरोलिसिस और क्रैकिंग ऑफ अल्कोहल पाया था। ओजोन लेयर डिप्लीशन और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब याद। यूड्स रिएक्शन, ये सब याद होना चाहिए। तुम लोग अगर अभी से पढ़े रहोगे, अभी कितना दिन हुआ है तुम्हें नीट की तैयारी की? 2 महीना। 11th में हो, अभी 11 में हो, पढ़ोगे 12 में आके पढ़ोगे, एकदम मजबूत हो जाएगी चीज़ें। पता है जो तुम पढ़ रहे हो वो आमिर भाई को भी नहीं पता है, 1 साल वो पढ़ चुके हैं। जुल्कदर को नहीं पता है, वो 1 साल पढ़ चुके हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई जा रही, समझ रहे हो ना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप एक एक चीज़ें सीख जाएंगे तो वो बहुत आगे तक ले जाएगी आपको, समझ रहे हैं ना। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, और बहुत ही आसान वे में हमने 3 चीज़ें ख़त्म की, है कि नहीं। फ्री रेडिकल पढ़ लिया, अब क्या बाकी है इस पे? क्वेश्चन। कल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, पूरा कंसेप्ट इधर से उधर हो जाएगा तुम्हारा, एकदम क्लियर कर देंगे। अब मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि आप ये कंसेप्ट यहीं क्लियर कर दें, क्वेश्चन में फंसा के आपको किसी भी तरीके से, ठीक है ना। ओके, बाय बच्चों।